नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी भी थी, लेकिन साल दर साल वक्त गुजरता गया और आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। 1980 में भारतीय जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रखा गया। उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से थे। बीजेपी की स्थापना के बाद से 2 सीटों वाली बीजेपी ने अकेले दम पर साल 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और आज देश के सामने मजबूत विकल्प के रूप में मौजूद है। 1980 के बाद से इस दल का कई दिग्गज नेताओं ने नेतृत्व किया। आइए जानते हैं कब और किस नेता ने बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली और पार्टी को आगे बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी। 1980 में बीजेपी की नींव रखी गई, जिसके पहले अध्यक्ष के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे करिश्माई नेता ने संभाली, जिसका सम्मान विरोधी भी करते थे। आज वो हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। पार्टी भी उनके विचारों को मूल में रखते हुए आगे बढ़ रही है। अटल ने पार्टी की कमान 1980 से 1986 तक संभाली। लाल कृष्ण आडवाणी। अटल के बाद पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की कमान संभाली। 1986 में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले आडवाणी 1990 तक पार्टी का नेतृत्व किया। यही वो दौर था जब पार्टी कट्टर हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ी और राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत इसी दौर में हुई थी। मुरली मनोहर जोशी। भारत मां के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर वाले नारे में मौजूद तीसरे शख्स मुरली मनोहर जोशी ने अटल और आडवाणी के बाद बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। 1991 से लेकर 1993 तक मुरली मनोहर ने पार्टी की कमान संभाली। ये वही दौर था जब 1992 में अयोध्या का विवादित ढांचा ढहाया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी। राम मंदिर आंदोलन को हवा देने वाले लाल कृष्ण को एक बार फिर बीजेपी की कमान मिली। 1992 में अयोध्या का विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद 1993 में आडवाणी दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बने। आडवाणी 1998 तक इस पद पर रहे। कुशाभाऊ ठाकरे। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद से अगले 18 साल तक अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर ही पार्टी का नेतृत्व करते रहे। 1998 में पहली बार इन तीनों बड़े नेताओं से इतर कुशाभाऊ ठाकरे को पार्टी की कमान दी गई। मध्य प्रदेश से आने वाले कुशाभाऊ ने छत्तीसगढ़ में संगठन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। कुशाभाऊ साल 2000 तक बीजेपी का नेतृत्व किया। दिसंबर 2003 में बीमारी की वजह से 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बंगारू लक्ष्मण। साल 2000 में पहली बार दक्षिण भारत के किसी नेता ने बीजेपी की कमान संभाली, तो वो थे बंगारू लक्ष्मण। आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले बंगारू लक्ष्मण पहले दलित नेता थे जिन्हें बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। 12 साल की उम्र से ही संघ के सदस्य रहे। बंगारू 1969 में जनसंघ पार्टी से सक्रिय सदस्य के तौर पर जुड़े। के जनाकृष्ण मूर्ति। साल 2001 में केंद्र में अटल के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी और संगठन की जिम्मेदारी के जनाकृष्ण मूर्ति के पास थी। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु से आने वाले के जनाकृष्ण मूर्ति ने 2002 तक बीजेपी अध्यक्ष रहे। जनामूर्ति दक्षिण में बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक थे। वेंकैया नायडू। बीजेपी को देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के नेतृत्व का भी लाभ मिला। साल 2002 से 2004 तक वेंकैया ही बीजेपी के अध्यक्ष थे। वेंकैया के नेतृत्व में ही बीजेपी ने आम चुनाव लड़ा था, लेकिन ये चुनाव बीजेपी हार गई। अटल सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालने वाले नायडू ने गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को आज भी याद किया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी को तीसरी बार साल 2004 में पार्टी की कमान सौंपी गई। आडवाणी की अध्यक्षता में बीजेपी ने 2004 का आम चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी। अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के जिन्ना म्यूजियम में जाने की वजह से भी वो काफी विवादों में रहे। राजनाथ सिंह। आडवाणी के बाद साल 2005 में राजनाथ सिंह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 2009 तक पार्टी की कमान संभालने वाले राजनाथ के ही नेतृत्व में बीजेपी ने आम चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी पार्टी सत्ता से दूर रही। बीजेपी ने आडवाणी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा था। राजनाथ यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नितिन गडकरी। महाराष्ट्र बीजेपी की कमान संभाल चुके नितिन गडकरी को राजनाथ के बाद साल 2010 में बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मौजूदा मोदी सरकार में बेस्ट परफॉर्मर रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनवरी 2013 तक अध्यक्ष पद पर रहे। गडकरी संघ का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर से सांसद हैं। राजनाथ सिंह। बीजेपी ने राजनाथ सिंह पर एक बार फिर भरोसा दिखाया और उन्हें साल 2013 में दोबारा पार्टी की कमान दी गई। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बार आम चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार पार्टी ने राजनाथ के नेतृत्व और मोदी के करिश्माई चेहरे के दम पर इतिहास रच दिया। पार्टी ने पहली बार अपने दम पर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और कांग्रेस की सबसे बुरी हार हुई। अमित शाह। साल 2014 में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद सत्ता में आई मोदी सरकार में राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अमित शाह को दे दी गई। अमित शाह को यह जिम्मेदारी यूपी की 80 में से 73 सीटें जीतने पर इनाम के तौर पर दी गई। अमित शाह के नेतृत्व में संगठन अपने शीर्ष पर पहुंच गया और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। 9 जुलाई को पार्टी की कमान संभालने के बाद पार्टी लगातार विधानसभा चुनावों में भी जीत दर्ज करती गई। यही वजह है कि अमित शाह आज भी पार्टी के अध्यक्ष हैं और 2019 का आम चुनाव बीजेपी अमित शाह के नेतृत्व और मोदी के चेहरे के दम पर लड़ेगी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे ऐसे नहीं भाई, कुछ समय के बाद मोदी जी हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ऊर्जा, वो संदेश लेकर देश के गांव-गांव तक, घर-घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमें मिलकर जाना है। मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मोदी जी के नेतृत्व में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 2 दिन से हम लोग यहां पर 2014 से 2019 की यात्रा और 2019 से 24 तक की यात्रा का विचार आज ये पंडाल में बैठकर कर रहे हैं। 2014 से आज तक जिस प्रकार से हमारी सरकार चली, एक के बाद एक सरकारें बनती गई, 16 सरकारें आज भारतीय जनता पार्टी की है, उसने देश की राजनीति में एक मूलभूत परिवर्तन लाने का काम किया। कांग्रेस की विचारधारा से बने निकले, इनसे अलग हुए दलों ने जब तक देश पर शासन किया, देश की राजनीति को, देश के लोकतंत्र को 3 चीजों ने नासूर की तरह इसका खून चूसने का काम किया। परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण। परिवारवाद के कारण लोकतंत्र का मूल पर घाव हुआ। लोकतंत्र को निर्बल करने का काम परिवारवाद ने करा। जिनके अंदर पोटेंशियल है, संभावना है, क्षमता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला।
कुछ 25-30 परिवारों ने पूरे देश पर शासन करने का काम किया। जातिवाद के कारण विकास रुका, विकास थमा, विकास सीमित हुआ। जो सत्ता पे आया उसने अपनी जाति का विकास करने का प्रयास किया। समग्रता से सबके साथ, सबका विकास के सूत्र के साथ विकास नहीं पहुंचा। और तुष्टीकरण के कारण भी विकास भी रुका और समाज में एक जबरदस्त कुंठा का निर्माण हुआ। ये तीनों नासूर भारतीय राजनीति में कांग्रेस का योगदान है और ये तीनों नासूर कांग्रेस के निकले हुए सभी दलों के अंदर भी पहुंचे। ज्यादातर दल इसी दिशा में चले। 2014 में देश की जनता ने एक परिवर्तन करा, नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और पूर्ण बहुमत देने के बाद जिस प्रकार से मोदी जी ने सरकार चलाई, हर साल चुनाव आए, हर साल चुनाव आए। हर साल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अभी 3 चुनाव में परिणाम अच्छे नहीं आए, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, वहां हमारे विरोधी जरूर जीते हैं, हम परास्त नहीं हुए हैं, हम पराजित नहीं हुए। मीडिया के लोग इस विषय पर टिप्पणी करेंगे, मैं समझाना चाहता हूं कि पराजय किसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस साफ हो गई है, दूरबीन लेकर ढूंढनी पड़ती है, ऐसी हो गई है, इसको पराजय कहते हैं। बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर कांग्रेस को ढूंढनी पड़ती है, ऐसी स्थिति हो गई है, इसको पराजय कहते हैं। राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर हार जीत होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों राज्यों में अपनी जमीन नहीं खोई है। हमारे कार्यकर्ताओं को हौसला रखने की जरूरत है, हौसला गंवाने की जरूरत नहीं है। एक मौका है 2019 में ये तीनों राज्य एक मजबूत सरकार डालने की नींव बन जाए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना चाहिए। और मित्रों, ये जो पूरा विजय यात्रा चला और देश में परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन का परिणाम आया कि हमारे लोकतंत्र को मोदी जी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप गरीब कल्याण का एक मंत्र लेकर आगे बढ़े। दीनदयाल जी के शताब्दी वर्ष में गरीब कल्याण वर्ष के रूप में हमने मनाने का फैसला किया। अंत्योदय के दीनदयाल जी के सिद्धांत को गरीब कल्याण के नूतन मंत्र के साथ जोड़कर गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसी वर्ष में ढेर सारी योजनाएं आई और एक के बाद एक गरीब जिससे परेशान था, हर परेशानी का हल हमने ढूंढा और 2019 के चुनाव में हम जा रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का काम नहीं होता। चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक मौका है। हमारी विचारधारा को, हमारे सरकार के अच्छे कामों को हर घर तक, हर मतदाता तक पहुंचाने का एक बहुत उत्तम मौका है। मुझे लगता है चुनाव तो जीतना ही है, मगर एक भी मतदाता हिंदुस्तान का छूट न जाए जिसको मोदी जी की तस्वीर वाली पर्ची, कमल के निशान वाली पर्ची लेकर हम संपर्क न करें। इतना सघन लोक संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना है।